Hello everyone, welcome to True IS and PCS. Let's start the discussion of Delhi Sultanate from Tamil Nadu NCRT. तो यहाँ पर देखते हैं अब हम लोग दिल्ली सल्तनत को और ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल से एज कम्पेयर टू आवर नॉर्मल एनसीईआरटीज। सबसे पहले आपको यहाँ पर फिरोज शाह कोटला की एक पिक्चर गिवन है, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। वैसे हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी से, सो किसने बनाया, ठीक है। तो बात करते हैं। देखो, 11वीं शताब्दी में क्या होता है, जो मतलब यहाँ पर एक एनेक्डोट्स आपको बताया हुआ है, कि स्टोरी बताई हुई है कि जो टर्किश घुड़सवार थे वो नॉर्थ इंडिया को घेर लेते हैं और वहां पर लगातार कैंपिंग करते रहते हैं। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल किसी चीज पर अगर बार बार वार करा जाए तो वो कमजोर हो जाती है। सिमिलरली हमारा जो नॉर्दर्न इंडिया था, कुल मिलाकर भारत जो था वो कमजोर होने लगा था। नॉर्थ वेस्ट एरिया से जो लगातार इन्वेजन्स होती थी, जो कैंपिंग्स होती थी। लेकिन इस बारी अलग चीज ये थी कि मुस्लिम रूलर्स, टर्किश नोबल्स, टर्किश हॉर्समैन कह लो, वो कैंपिंग कर रहे थे। और उनकी कैंपिंग धीरे धीरे करके इतनी ज्यादा सक्षम हो चुकी थी कि आने वाले नेक्स्ट शताब्दी के अंदर, नेक्स्ट सेंचुरी के अंदर, उन्होंने जो गेंजेटिक प्लेन वाला हिस्सा था, यहां पर लोकल रूलर्स को खदेड़ फेंका था और खुद का किंगडम या एम्पायर कह लो, कुछ भी कह लो, अपना राज्य स्थापित कर लिया था। बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से कंसोलिडेट जितने अच्छे से करा था, उतनी अच्छे से कॉन्क्वेस्ट भी करा था। अब इनकी जो सक्सेस स्टोरी है उसके पीछे रीजंस ये है कि इन्होंने भारत पे इतनी आसानी से कब्जा कैसे कर पाया। एक तो इनका जज्बा, और दूसरा जल्दी जल्दी करके बार बार करके वार करना। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान पे आक्रमण करा, वापस लौट गए, फिर आए कुछ साल बाद, फिर आक्रमण करा, फिर वापस लौट गए। लेकिन इससे भी ज्यादा ये तो हो गया कि आप किसी पेड़ को बार बार, एक कुल्हाड़ी आपने मारी, एक मैंने मारी, फिर हम कल आ रहे हैं, फिर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, फिर हम परसों आ रहे हैं, फिर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो पेड़ जो है उसकी जड़ें कमजोर हो जाएंगी और वो गिर पड़ेगा। ये तो एक चीज हो गई। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी अगर हम इसके पीछे कॉजेस पता लगाएं, तो हिंदुस्तानियों के फेलियर की वजह से, कि वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाए, अपनी टेरिटरीज को डिफेंड नहीं कर पाए, इसकी वजह से टर्किश लोगों को एक रास्ता मिल जाता है साफ तरीके से कि वो हिंदुस्तान पे आक्रमण करके उस पर कब्जा कर सके। उस जमाने में एक हिंदुस्तानियों के बीच में प्रक्रिया यह चल रही थी कि हिंदुस्तानी राजा दूसरे हिंदुस्तानी राजा को घृणा से देखते थे, नफरत भरी नजरों से देखते थे। और वो अनुमान भी नहीं लगा पाए उस जमाने के 11वीं 12वीं शताब्दी के हिंदुस्तानी राजा के इस्लाम जो है, और जो इस्लामिक रूलर जो हिंदुस्तान के बाहर से जो आ रहे हैं, वो जितनी जल्दी वो आया है उतनी जल्दी अपनी जो पकड़ है उसको भी मजबूत करता चलेगा। और यहां पर एक हमें तारीफ का परचम मुस्लिम सोल्जर्स को भी देना पड़ेगा, जो कि बाहर से, हिंदुस्तान की टेरिटरी के बाहर से जो यहां पर चले आ रहे थे, कि इनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी वो इतनी सुपीरियर थी कि हिंदुस्तानी राजा एक दो तो छोड़ो, जिन्होंने जिन्होंने मिलकर भी इनके आक्रमण को, इनके कैंपेन को, इनके इन्वेजन को रोकने की कोशिश करी, तो उनको मुंह की खानी पड़ी। इस चैप्टर में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि टर्किश वॉरियर्स जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से हमारे देश में चले आए, उन्होंने इस्लामिक रूल की स्थापना, उसकी फाउंडेशन, उसकी नींव हिंदुस्तान में कैसे रखी। और यह सिलसिला तब तक लगातार चलता रहा जब तक बाबर की एंट्री हिंदुस्तान में नहीं होती 1526 में, इब्राहिम लोदी को हराकर पहले पानीपत के युद्ध में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस प्रकार से हुई। सबसे पहले, अब क्योंकि तमिलनाडु पे हम लोग आ चुके हैं, तो एक एक शब्द के बारे में गहराई से बात करेंगे, जिसमें हमें टीजर ट्रेलर देखकर मूवी के बारे में थोड़ा सा फ्लैशबैक कवर हो जाएगा। लेवल जैसे ही हमारा बढ़ेगा हम और अच्छे से जान पाएंगे। लेकिन फिर भी तमिलनाडु एनसीईआरटी ज्यादा बेटर पिक्चर पोर्ट्रे करती हैं, एंड दैट इज वाई यू शुड लव देम। तो बात करते हैं स्लेव डायनेस्टी की। मैंने आपको एनसीईआरटी में कतई ये शब्द नहीं बताया, वैसे दे भी नहीं रखा था स्लेव डायनेस्टी। तो हमने बोला था कि 5 डायनेस्टीज मिलकर, सख्त सल मिलकर स्लेव डायनेस्टी बनाते हैं, और सॉरी दिल्ली सल्तनत बनाते हैं।
लेकिन सबसे पहले उसमें जो टर्किश नोबल्स दे रखा था, मैंने आपको बताया था ये शुरू के टर्किश नोबल्स हैं, दे फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी। एंड इनका प्रिसाइज ऑर्डर यही होता है, SKTSL, सख्त सल, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी। लेकिन सवाल ये उठता है, चलो खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इनके नाम में मुझे दिक्कत नहीं है, इसको स्लेव क्यों बोला जा रहा है भाई साहब? वाई स्लेव? क्या स्लेव ओरिजिनल नाम था? हैड एवर दे यूज द टर्म स्लेव? SLAVE, ये टर्म यूज करा उन्होंने, अपने मुंह से बका क्या कि हम स्लेव डायनेस्टी हैं? देखते हैं इस राज को। स्लेव डायनेस्टी की जो रूल रहता है कंसोलिडेशन का, वो 1206 से लेकर 1290 तक रहता है। मुसलमानों का शासन जो भारत में शुरू होता है, इसके पीछे नींव रखी जाती है मोहम्मद घोरी के द्वारा, जिसको हम प्रीवियस मेडिवल इंडिया के चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। 12वीं शताब्दी में इसने अपनी नींव रखी थी भारत पर। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं पहले से, मोहम्मद घोरी जो था ना, इसी के एम्पायर के टाइम पर जब इसका रूल था, इसके एम्पायर को घुरिड एम्पायर कहते हैं। क्या कहते हैं? घुरिड एम्पायर। थोड़ी थोड़ी पिक्चर आपको क्लियर होती चलेगी, डोंट वरी। मोहम्मद घोरी के बाद में आप सब लोग जानते हो ना? बताओ। और मैंने आपको एक कंफ्यूजन भी दूर करी थी कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पे कौन आक्रमण करता है? हाँ, महमूद गजनी, मोहम्मद गजनवी, कुछ भी कह लो। और वो मोहम्मद गोरी में क्या अंतर है, मैंने बताया था और हमने चैप्टर खत्म कर दिया था, याद है? एडवेंट ऑफ इस्लाम जब हमने पढ़ा था, इससे प्रीवियस चैप्टर जो तमिलनाडु एनसीईआरटी के अंदर, आप सबको पता होगा ये वाली बात। अब क्या होता है, घुरिड एम्पायर में जो मोहम्मद गोरी होता है ना, इसकी कोई संतान नहीं होती। बिल्कुल कहानी की तरह रिलैक्स होकर पिक्चरों की तरह पढ़ो। आज मैं अपने अंदर का अलाउद्दीन फिर एक बार जगाऊंगा, हम फिर एक बार देखेंगे यूट्यूब से उसको, ठीक है? क्योंकि यहां पर प्रॉपर स्टोरी के साथ आपको बता रखा है, और शुरुआत वहीं से करेंगे अंकिता, देवगिरी की राजकुमारी, है ना, मशाल लेकर खड़ी करेंगे उसको, और फिर डायलॉगबाजी करेंगे। अब इसके कोई संतान नहीं थी, संतान ना होने की वजह से, अब देखो, इसलिए एनसीईआरटी और तमिलनाडु का बैलेंस बनाना पड़ता है दोस्तों। क्या इसने स्पेशल स्लेव्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी? अब देखो एनसीईआरटी, देखो देख रहे हो, थोड़ा ज्यादा फिलोसफिकल हो जाता है। नॉर्थ इंडियंस वैसे भी ज्यादा फिलोसफिकल बात करते हैं, याद है? उसमें एक पैराग्राफ पढ़ा था हमने, और ये वाली बात मैंने बहुत हाईलाइट करके आपको बताई थी, एक लॉयल स्लेव ज्यादा बेटर है अपनी सगी औलाद से। एक पढ़ा था ना हमने, स्लेव्स आर बेटर देन सन्स, याद होगा आप सबको। इसलिए मैं आपको ना इमीडिएटली ना गैप नहीं देता हूं, जब भी मैं कोई चैप्टर एनसीईआरटी से पढ़ाता हूं, सिमिलर उसकी मिरर रिफ्लेक्शन मैं आपको तमिलनाडु से करवाता हूं, ताकि आपका वो ऐसा ना हो कि आपको याद ना आए, रिकॉल ना हो पाए। वो कहानी ना चलती रहनी चाहिए। टीजर वहां से देखेंगे, ट्रेलर यहां से देखेंगे, पिक्चर पूनम दलाल दहिया से देखेंगे, और भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनसे भी देखेंगे। इसकी कोई संतान नहीं थी, स्लेव्स को इसने नर्चर करना शुरू करा, और स्लेव्स को उस टाइम पर बंदगान बोलते थे। और ये हम सबको पता है, बंदगान एक पर्शियन टर्म है, एनसीईआरटी में हम देख चुके हैं, जो कि उन स्लेव्स के लिए यूज करी जाती थी। ये टर्म मयूर आपने पूछा था क्वेश्चन, जो कि मिलिट्री सर्विस के लिए हायर करे जाते थे। ऐसे वैसे स्लेव नहीं, झाड़ू पोछा लगवाना या वॉशरूम साफ कर दे, ये वाले स्लेव नहीं है ये। दे आर एबल मिलिट्री कमांडर्स, काबिल है ये। अब इन स्लेव्स को, ये भी हम बात पढ़ चुके हैं, गवर्नर की पोस्ट दी जाती थी, और बाद में धीरे धीरे करके इनका स्टेटस कभी कभार सुल्तान के लेवल पर भी रेज हो जाता था। रेस कैसे हो जाता था? कोई एक सुल्तान इनको अगर बना गया, क्योंकि वो सगे बेटों पर तो उस जमाने में कोई भी ट्रस्ट नहीं करता था, अपने खून से ज्यादा सगा एक स्लेव है ना, तो उनको वो सुल्तान बना जाते थे मरने से पहले। अब जब मोहम्मद गोरी की डेथ होती है 1206 में, तो इसका एक एबल स्लेव होता है, बेटा तो कोई था नहीं, कोई संतान तो था नहीं, तो उसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। आई रियली लाइक हिज नेम। या इनफैक्ट जितने भी स्लेव डायनेस्टी या कोई भी है, इन स्पेशली स्लेव डायनेस्टी के जितने लोग हैं, मुझे इनका नाम काफी पसंद आता है, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है? जब मोहम्मद गोरी जिंदा था, तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट करा था कि जो जो मेरी टेरिटरीज हैं, तुम वहां के गवर्नर बनो और उनको कॉन्कर करो। और कॉन्कर कैसे करो? तुम कहोगे स्लेव है, मैंने पहले क्लियर कर चुका हूं, मैं 100 बार बता चुका हूं, ये स्लेव वो वाले स्लेव नहीं है, ये आपके बच्चे की पॉटी सूसू साफ करने के लिए नहीं खरीदे गए हैं, ये इनके अंदर काबिलियत है। अब जो मोहम्मद गोरी की जो टेरिटरीज थी, हमने एक और चीज पढ़ी थी, मैंने एनसीईआरटी के अंदर एक बहुत गहरा एनालिसिस आपको ये भी दिया था, आपको पता होगा भी,
दिल्ली सल्तनत वाले चैप्टर के अंदर। भैया अगर मैं इस जमाने में चक्रवर्ती काइंड ऑफ बनने की सोच रहा हूं, मैं दिल्ली से बैठा बैठा चारों दिशाओं पे रूल नहीं कर सकता। चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। और स्पेशली खिलजीज के टाइम पर जब मैंने तुम्हें पद्मावत दिखाई थी, जलालुद्दीन तख्त पे बैठने के बाद सबसे बड़ा, सबसे ये क्या कहता है, सबसे पहली बात इस वक्त ये कहता है ना वो, ये तख्त और ताज जितने सुनहरे लगते हैं उतने नोकीले भी हैं। इस तख्त पर बैठकर आज हमें खुशी भी हो रही है और फिक्र भी, क्योंकि इस वक्त हमारे चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन है। और सबसे बड़ा मसला तो ये कमबख्त मंगोल है। उसको हम देखेंगे हालांकि भी मंगोल खतरा कैसे बनते हैं चंगेज खान के रूल के टाइम पे मंगोलिया से, वो अलग स्टोरी अभी आने वाले पेजेस में कवर होगी इसी चैप्टर के अंदर। लेकिन ये एक एबल स्लेव था मोहम्मद गोरी के टाइम पर। मोहम्मद गोरी इसको गवर्नर बना चुका था बड़ी सारी टेरिटरीज का, और इसको ये भी बोल, और इसने ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी टेरिटरीज जो मोहम्मद गोरी की थी इसने गवर्नर बनाया, इसने मोहम्मद गोरी के ब्याह पर बड़ी सारी टेरिटरीज को कॉन्कर करा था। इतना एबल था तो मोहम्मद गोरी की नजरों में बढ़ गया था। उसकी मृत्यु के बाद अपने आप को प्रोक्लेम कर लेता है कि मैं टर्किश टेरिटरीज जितनी भी इंडिया के अंदर है, अब मोहम्मद गोरी एक टर्किश रूलर था, हिंदुस्तान में आके बड़ी सारी टेरिटरीज पे उसने कब्जा करा, तो बोलता है उनकी मृत्यु के बाद अब मैं अपने आप को डिक्लेयर करता हूं कि इन टेरिटरीज का मालिकाना हक मेरे पास होगा। और इसलिए इसने स्थापना करी। ये उसका स्लेव था, ये उसका स्लेव था, इसलिए इसको बोला जाता है स्लेव डायनेस्टी। लेकिन ये टर्म कभी भी यूज नहीं हुई भाई, दिस इज नॉट अ पर्शियन टर्म, और अंग्रेजी थोड़ी ना मतलब हाँ, दिस इज नॉट अ पर्शियन टर्म और अंग्रेजी थोड़ी ना यूज होती थी उस टाइम पर। इस डायनेस्टी को बोला गया मामलुक डायनेस्टी। मामलुक डायनेस्टी, मामलुक एक अरेबियन शब्द होता है जिसका मतलब होता है स्लेव, एक नौकर। लेकिन ये वो नौकर नहीं है जैसे याद है ना एंशिएंट इंडिया में हम लोग पढ़ते हैं कि भिक्खु और भिक्खुनी ये आज के भिखारी हैं मॉडर्न जमाने के। लेकिन उस टाइम पर इनका मकसद ये नहीं होता था। जब गुरु शिष्य परंपरा के अंदर गुरुकुल के अंदर जाकर जब एक गुरु इनको अपने शिष्यों को ये अपना खाना का इंतजाम करने के लिए भीख मांगने के लिए आ रहा है, भीख उस टाइम पर एक सिर्फ इस चीज के लिए शब्द था, आपका ईगो खत्म करने के लिए। मैं कुछ हूं, मैं भी ये हूं, ये मैं क्या ईगो हटाने के लिए। कि जब आपके अंदर ये रियलाइज हो जाएगा कि भैया मेरे बाल मुड़ने हैं, ऑरेंज कलर के साफिया मेरे को पहनना है, और मैं गुरुकुल में आ गया हूं, 18 साल 15 साल 10 साल मेरे को यहीं रहना है, और भैया एक दिन नहीं खाऊंगा, 2 दिन नहीं खाऊंगा खाना, मेरे अंदर घमंड है कि मेरा बाप राजा था। लेकिन जब नहीं मिलेगा और खुद का इंतजाम करने को बोला गया है तो मेरा इससे ईगो टूटेगा। मैं दरवाजे जाऊंगा, भीख मांगूंगा और खाने का इंतजाम करूंगा। कुछ कुछ ट्रेडिशन बड़े पॉजिटिव लाइन में शुरू होते हैं, बाद में उनकी टर्मिनोलॉजी और उनका मतलब और कंसेप्ट वो बिगड़ जाता है। भिक्षुओं को उस जमाने में भीख देना इतना ज्यादा पुण्य का काम समझा जाता था, और आज देखो भिखारी हमें लगता है साला चोर है, चेन में लूट लेगा, शीशा ऊपर करो। कुतुबुद्दीन ऐबक, शम्स उद्दीन इल्तुतमिश और गियासुद्दीन बलबन, ये इस स्लेव डायनेस्टी या मामलुक डायनेस्टी कह लो, इसके एबल सुल्तान थे। तो पढ़ते हैं तीनों के बारे में। और स्लेव डायनेस्टी ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट को लगभग 84 को, आई थिंक 84 कहते होंगे, 84 कहते हैं ना, 84 साल तक रूल करा। 84 कहते हैं ना 84 को। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे पहला सुल्तान स्लेव डायनेस्टी का, यह मोहम्मद गोरी का खास था। 1206 से लेकर 1210 तक 4 साल तक इसका रूल। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना रूल स्टैब्लिश करा लाहौर के ऊपर कब्जा करके, और लाहौर को अपना कैपिटल बनाया। एंड लेट मी टेल यू, दिल्ली सल्तनत को अगर कहानी की तरह, पिक्चरों की तरह कवर करना है, वन एंड द ओनली सीक्रेट दैट आई कैन टेल यू इज, इसके भी एक चिट्ठे बना लो। पहला कौन, जैसे सख्त सल तो मैंने याद करवाई दी है, उसी में जैसे सख्त सल में अगर तुम ये लिख रहे हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बना के दिखा देता हूं, ये है सख्त SKT, मतलब तुम पहले लिखोगे स्लेव, खिलजी, तुगलक। तो इसमें क्या करो, इसमें अपने नोट में जैसे कौन आया पहले, एक तो उसकी क्रोनोलॉजी, उसने अपनी कैपिटल किस किस को बनाया, इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स की, कोई सिक्का यूज करा, कोई टैक्स लगाया, कोई इक्ता किसके टाइम पे यूज हुआ था, ऐसे करते करते सबके चलो ऐसे अलग अलग चिट्ठे बना लो। मेरे पास इसकी ना 5 A4 शीट्स रहती हैं एग्जाम से पहले, उसमें मैं 5 के बारे में डिटेल में करता हूं। जैसे एग्जाम को मेरे 1 हफ्ता रह जाता है, इन 5 को मैं एक A4 शीट को हॉरिजॉन्टल करके इसका माइंड मैप बना लेता हूं, जिसमें मैं 1 2 3 4 5 ऐसे करके स्लेव, खिलजी,
तुगलक, सैयद, लोधी। उनके इंपॉर्टेंट रूलर्स की क्रोनोलॉजी तो मेरे को दिमाग में रहती है। A4 शीट पे एक पेज पे लाने का मेरा मतलब यही तो है कि एग्जाम से एक हफ्ता पहले मेरी इतनी प्रिपरेशन तो होनी चाहिए कि मुझे टिप्स पे हो। सिर्फ उनकी वो बातें, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे मुफ्ती, इक़्तिदार या कुछ भी ऐसा टर्म हो गया, या कोई सिक्का यूज कर रहा है, या फिर ये जैसे हम पढ़ेंगे चहलगानी, ये किसके टाइम पे है, सिर्फ वो इंपॉर्टेंट अचीवमेंट। और एग्जाम से एक दिन पहले इसको देख लिया और सुबह सुबह जाते जाते अपने सारे नोट्स फाड़ दिए। बस ये अप्रोच रहती है मेरी। ठीक है, दिस इज द बेस्ट गिफ्ट दैट आई कैन गिव यू स्ट्रैटेजी। तो लाहौर को बनाया अपनी कैपिटल। लेटर ही शिफ्टेड हिज कैपिटल टू दिल्ली। बाद में दिल्ली, देखो सेकंड कैपिटल दिल्ली। ठीक है, उसके बाद ये काफी एक्टिव था जब तक इसने दिल्ली पे रूल करा। जब बाद में अपनी कैपिटल शिफ्ट करी दिल्ली पे, जैसी इसने सत्ता हासिल करी और वहां पर अपनी कैपिटल बनाया उसको, ये फिर काफी ज्यादा एक्टिव हो गया। इसकी एनर्जी 3 गुना हो गई और उसने नई नई टेरिटरीज को कैप्चर करा, कॉन्कर करा, और जितने भी इसके खिलाफ बगावत हो रही थी उनको सप्रेस करा। अपने खिलाफ होने वाली बगावत को सप्रेस करा। पर्सनली इसने मिलिट्री कैंपेन्स चलाए थे सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश के आसपास, और वेस्टर्न इंडो गैंजेटिक प्लेन में, नॉर्थ इंडिया में। और इसके पास भी एक एबल कमांडर होगा। तो ईस्टर्न गैंजेटिक प्लेन, बिहार और बंगाल की साइड में इसने हक दे दिया अपने मिलिट्री कमांडर बख्तियार खलजी को कि तुम वहां की कैंपेन संभाल लो, मैं तब तक सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया के संभालता हूं, ईस्टर्न इंडिया के तुम देख लो। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुवात उल इस्लाम मस्जिद, मॉस्क, दिल्ली में बिल्ड करा था और इसको भारत का सबसे पुराना मस्जिद माना जाता है। इसने नींव भी रखी थी कुतुब मीनार की, जो कि दिल्ली में है, लेकिन इसको कंप्लीट नहीं कर पाया। ही वॉज अनेबल टू कंप्लीट इट। ये सारे फैक्ट्स की झलक मैं आपको एनसीईआरटी में दिखा चुका हूं और काफी डेप्थ एनालिसिस दे चुका हूं। और मैंने बताया भी था, साइड में एक बॉक्स था, याद होगा अंकित आपको, मैंने कहा था ना इससे बहुत प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। शुरू किसने करा, खत्म किसने करा, फाइनली कंप्लीट किसने करा। मैं आपको इस लेवल तक भी पढ़ाऊंगा। पहले कुतुब मीनार 5 फ्लोर का था, 2 फ्लोर बाद में ऐड किसने करे। ये तो आप समझो 6ठी 7वीं की पढ़ते हैं ना हम लोग, तो ये बच्चों वाला लेवल है। अभी पूनम दलाल भैया का लेवल आने तो फिर मैं वो भी पढ़ाऊंगा कि 2 लेवल किसने इंक्रीज करे। ऊपर के 2 फ्लोर, जो 6ठा और 7वां माला है, वो किसने बनाया। कुतुब मीनार में टोटल 7 माले हैं। ये स्ट्रक्चर कहां से लिया गया, सजेस्ट किसने करा, ये ईंटें कहां से आई, कौन सा सैंडस्टोन था, व्हाइट मार्बल के रेड मार्बल, कहां से आया आइडिया, ये सब बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन एकदम से भी बता दूंगा तो फिर ऐसे याद नहीं रहता। पहले इसलिए एनसीईआरटी से शुरू करो, जो कि हमारे लेवल के हिसाब से लाइट होती हैं, फिलोसफिकल होती हैं, लंबी चौड़ी कहानियां होती हैं। लेकिन अब एक छोटी सी बात थी ना उसके अंदर, देखो जरा, कि स्लेव्स आर बेटर देन सन। लेकिन देखो, हमें कम से कम पता तो लगा कि मोहम्मद गोरी ने ऐसा क्यों करा। अब एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, डायरेक्ट लिस्ट पे ले आता तो कोई फायदा नहीं होता। इसलिए जो मेरी अप्रोच चल रही है उसी पे चलना, अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना प्लीज। ठीक है, जैसा मैं पढ़ाता हूं, पहले एनसीईआरटी पे आता हूं, फिर तमिलनाडु पे आता हूं, वही करना। जैसे आपको याद होगा बुद्धिज्म जैनिज्म, मैंने एक बारी पहले ये बोल दिया था आपको कि तमिलनाडु से कर लो, हम एनसीईआरटी से बाद में करते, लेकिन फिर मैंने वो लेक्चर ही कैंसिल करके पहले आपको बोला था कि आप पहले मेरी एनसीईआरटी से करो, मैं डिटेल में पढ़ाता हूं, फिर आप तमिलनाडु से देखना। तमिलनाडु की एनसीईआरटी क्योंकि मजाक नहीं होती, दीज आर वेरी वेल प्लान्ड एनसीईआरटी। और ये एक बताऊं, एक हिडन ट्रेजर है हमारे पास ये, जो कि बहुत लोग अभी मार्केट में जानते नहीं है, क्योंकि इसको इट वॉज लेटर फिनिश्ड बाय हिज दामाद एंड हिज सक्सेसर इल्तुतमिश। अपने दामाद को अपना सक्सेसर बनाया था इसने। यहां से आपका एक फैक्ट कवर हो गया, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला टॉपिक इल्तुतमिश ही है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को मरा कैसे था, बहुत नॉर्मल सी मृत्यु हुई थी। पता नहीं मरने के टाइम पे भाई कुछ महान क्यों नहीं करा। उल्लू का बट्टा घोड़े से पोलो खेल रहा था और पता घोड़े से गिर के ऐसी इंजरीज लग गई, पता नहीं कहां गिरा, किसके ऊपर गिरा, क्या छिल गया, कहां कील घुस गई पता नहीं, और ऐसी इंजरीज लगी कि 1210 में पोलो खेलते खेलते ये मर गया। पोलो जानते हो ना, पोलो लबासना में भी खेलोगे, डोंट वरी। एक बॉल होती है, हॉर्स पे बैठ के स्टिक से और वो करना है। पोलो इज कंसिडर्ड एज थोड़ा सा पॉश गेम माना जाता है। लबासना में भी खेलोगे, डोंट वरी। और लबासना में एक एक्सरसाइज भी करवाई जाती है, जैसे जो लोग इनडिसिप्लिन होते हैं या सुबह लेट आते हैं ना, तो उनको बोला जाता है
जैसे अलग अलग दिन होते हैं स्पोर्ट्स के, तो पोलो है जैसे। तो मेरा एक फ्रेंड है, अभी करेंटली इज अंडर ट्रेनिंग लबासना। तो उसको सजा ये मिलती है इन लड़कों को, लड़कियों को भी इनफैक्ट, कि अपने अपने घोड़ों पर बैलेंस बनाकर ऐसे, फॉर एग्जांपल ये है, और ये ऐसे हाथ करके ऐसे खड़े हो अपने अपने घोड़ों पर, जब तक वो पनिशमेंट ओवर नहीं होती तुम्हें और बैलेंस बनाकर अगर तुम गिरे तो और फिर कड़ी सजा मिलती है तुम्हें। तो वहां पर ये रिलाइज करवा दिया जाता है कि भैया आईएएस और आईपीएस जो हो वो इस गेट के बाहर हो, यहाँ पर स्टूडेंट हो स्टूडेंट की तरह ही रहो। ठीक है, तो भगवान करे ऐसी सजाएं हमारी जिंदगी में भी आए। इल्तुतमिश, ये है कुबातुल इस्लाम की मस्जिद, इसको हम एनसीईआरटी में भी देख चुके हैं, नाम पढ़ चुके हैं। फिर बात करते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वाज द सेकंड सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी, मामलुक डायनेस्टी कह लो, और ये बेटा नहीं था कुतुबुद्दीन ऐबक का, दामाद था। ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा था आरम शाह, इसको बनना चाहिए था सुल्तान, लेकिन ये इतना काबिल नहीं था। तो टर्किश नोबल्स ने इल्तुतमिश को चूज करा। एंड अंकिता, आप जानते हो ना आरम शाह को चूज क्यों नहीं करा गया? सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए, आरम शाह के पास वो था नहीं। तो आरम शाह ने अपने दामाद में काबिलियत देखी कि गर्दन भी मजबूत है, इरादे भी मजबूत है, इसको बनाते सुल्तान। और ये शुरू में मिलिट्री कमांडर भी था कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, इल्तुतमिश ने सुल्तान बनने के बाद जितनी भी टेरिटरीज थी उनको फर्मली कंट्रोल करके रखा, जितनी भी बगावत हो रही थी उसको सप्रेस करा। और इसी के टाइम पर था कि खतरा पहली बार भारत पर मंगोलों का बहुत ज्यादा हो गया था अंडर चंगेज खान। चंगेज खान भारत की भूमि पर बहुत लार्ज अमाउंट में मंगोलों को छोड़ता था। इसकी एक तो सेना बहुत बड़ी थी उसकी, और भारत पे नजरें, मतलब रिसोर्सेज से रिच था उस टाइम पर भारत, तो नजरें जमा कर रखना चाहता था। मंगोल ना इन शुरू शुरू से, मतलब अब स्टार्टिंग का दौर ही तो चल रहा है टर्किश नोबल्स का। चंगेज खान को पता लगा ये अभी अभी आए, तो उसने सोचा ये नया नया पौधा लगाए, इसको उखाड़ना ज्यादा आसान है, तो इनको ना उखाड़ कर फेंकना अभी ज्यादा लाजमी होगा, सही रहेगा। और हम मंगोल जो होंगे वो जाकर भारत पे कब्जा कर लेंगे, दिल्ली पे कब्जा कर लेंगे, नॉर्थ इंडिया पे कब्जा कर लेंगे, कहीं पर भी, मतलब कुल मिलाकर। लेकिन मंगोलों का खतरा इतनी आसानी से सबने टालने की कोशिश तो करी। दिल्ली सल्तनत में जो अलग अलग डायनेस्टीज आती है, स्लेव हो गई, खिलजी हो गई, तुगलक हो गई, लेकिन आपने देखा था मंगोलों का खतरा हमने पढ़ा था एनसीईआरटी में, अलाउद्दीन खिलजी ने तो बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करा, लेकिन वो मोहम्मद तुगलक तक भी कंटिन्यू रहता है। आसान नहीं था हराना इनको। स्लेव के टाइम पर देखो, स्लेव डायनेस्टी में आपको दिख रहे हैं मंगोल, खिलजी के टाइम पे तो आप जानते ही हो, है ना, और मोहम्मद तुगलक के टाइम पर भी, मतलब तुगलक डायनेस्टी के टाइम पर भी, शुरू की दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टी में से 3 तक में रहे हैं मंगोल। ये वाली बात याद रखना, आ सकती है एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद खान का मतलब यहां पर चंगेज खान है। ये इसने मतलब हिंदुस्तान की बहुत बड़ी भूमि पर प्लान बनाया कि कब्जा करेंगे, ये करेंगे। ठीक है, अब चंगेज खान ने अपने एक गवर्नर को बोल दो, या गवर्नर कह लो, या उसका खास बंदे को कह लो, उसको निकाल फेंका था। और इल्तुतमिश ने उसे पनाह देने से मना कर दिया था। नाम था उसका ख्वारिज़म शाह जलालुद्दीन, ख्वारिज़म शाह जलालुद्दीन, जिसको चंगेज खान ने गुस्सा होकर बाहर फेंका था। और इसको लगा कि बात बढ़ सकती है अगर मैं इसको पनाह दूंगा। तो इसने एवर्ट का मतलब क्या होता है? टाल देना। इंपेंडिंग मतलब जो आ रहा है खतरा। इसने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं भाई, मैं तुम्हें पनाह नहीं दे सकता। अगर पनाह देता तो चंगेज खान चढ़ जाता। और जब कहते हैं ना कि मुश्किल के टाइम पे गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, तो फालतू में अभी भिड़ने का वक्त नहीं था, क्योंकि दिल्ली तो छोड़ो, हिंदुस्तान में अभी कंसोलिडेशन का मसला चल रहा था। ये चीज है। तो अब फिर भी, लेकिन मंगोल इतने आसान तो थे नहीं डालना कि सिर्फ ख्वारिज़म शाह जलालुद्दीन को तुमने पनाह नहीं दी तो फिर मंगोल शांत हो जाएंगे कि नहीं नहीं ये तो अच्छा है, इसने हमारे दुश्मन को पनाह नहीं दी। नहीं नहीं, इन ऑर्डर टू काउंटर द पॉसिबल अटैक ऑफ द मंगोल, इल्तुतमिश ने एक टर्किश नोबिलिटी का ग्रुप बनाया 40 लोगों का। उनको अपने कोर्ट में ही रखता था, और उनको कहा गया चेहलगानी द 40, द 40 नोबल्स के ग्रुप को चेहलगानी। अगेन दिस इज द इजी क्वेश्चन, लेकिन लोगों को रिकॉल करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
डोंट वरी, कोई उसमें शर्माने वाली बात नहीं है। इनिशियली जब विजन में मैंने टेस्ट दिए, इनसाइट्स में टेस्ट दिए, मुझसे भी 2018 में 17 में जब मैंने तैयारी शुरू करी थी गलतियां होती थी, मुझसे नहीं कर पाता था कि चैलगानी जो है, द कंसेप्ट ऑफ 40 नोबल्स, ये कौन से दिल्ली सुल्तान के टाइम पर वो हुआ। ऑप्शन ही ऐसे होते थे, नहीं समझ में आते थे, क्रोनोलॉजी नहीं पता थी, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, उस स्टूडेंटशिप की दिक्कत को मिटाने के लिए मैं हूं, ठीक है। तो ये याद रखना, चैलगानी एक टर्म है, आ सकता है आपको यूपीपीएससी, एमपीपीएससी में तो आ ही सकता है, और एमपीपीएससी में इसके बहुत चांसेस हैं आने के, क्योंकि ये आता था बड़े टाइम से पूछा नहीं गया। 2022 का भी जो पेपर दोगे उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है इसके, 98% चांसेस है कि आपसे टर्म डायरेक्टली उठा के पूछी जाएगी, क्योंकि एमपीपीएससी में मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, और जैसे मैं जो लेता हूँ ना आपसे एंशिएंट हिस्ट्री में नाम, हड़प्पा, बुद्धिज्म, जैनिज्म, गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, मेडिवल इंडिया के अंदर भक्ति सूफी, ट्रैवलर्स, दिल्ली सल्तनत, आपका ये विजयनगर एम्पायर, और मुगल एम्पायर, ये पूछना बहुत पसंद है एमपीपीएससी और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को, यूपीपीएससी को। इल्तुतमिश ने इक्ता लैंड ग्रांट करे टू मेंबर्स ऑफ हिज आर्मी। अब देखो, हमने इक्ता का कंसेप्ट अलाउद्दीन के टाइम पर देखा था एनसीईआरटी में, है ना, देखा था ना, बहुत डिटेल में पूरा कंसेप्ट समझाया था मैंने। लेकिन अगर क्वेश्चन ही आ जाए कि शुरुआत किसने करी इसकी, उसने बोरो करा था, बोरो करा था। और याद है फिर हमने उस चैप्टर में यह भी देखा था कि यह चीज अकबर ने भी फॉलो करी थी। ये लेकिन चला कहां से आ रहा है भाई? फॉलो तो हर कोई कर सकता है, फॉलो तो हर कोई कर सकता है, करंट अफेयर यूट्यूब पे सब कोई पढ़ा रहा है, पहली बार किसने पढ़ाया? ये आंसर है, ये शुरुआत करी थी इसमें इल्तुतमिश ने। जड़ इसकी है इक्ता सिस्टम की। इक्ता एक हम जानते हैं लैंड होता है विच इज ग्रांटेड टू द आर्मी ऑफिशियल्स, और उनको रेगुलर वेज ना मिलकर उनको इक्ता से अपनी खुद वेज निकालनी पड़ती है। इक्ता होल्डर को, ये हम सब जानते हैं, इसलिए मैं एनालिसिस इसमें दे नहीं रहा, इसको इक्तदार या मुक्ति कहते हैं, ठीक है। और जिसको सुल्तान को मिलिट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करनी पड़ती है इन टाइम्स ऑफ वॉर, लेकिन बाकी नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के टाइम पर वो खुद इस लैंड से रेवेन्यू निकालकर हॉर्समैन वगैरह को, उनका ऑफिशियल्स को रेवेन्यू देकर और खुद अपनी सैलरी निकाल सकता है। दिल्ली ले जाकर सुल्तान के पास सारी रकम रखने की जरूरत नहीं है कि सुल्तान बांटेगा। और मैंने पूरा सिस्टम समझाया था, आई होप आपको सब पता होगा, कैसे करप्शन को मिटाना, वो करना, सुल्तान खुद ना रखकर इन पे कैसे ट्रस्ट कर रहा है, ये सारी बातें एनालिसिस आप वहां से जान सकते हो। जिसने रिवाइज नहीं करा तो नस काट लेना अपनी हाथ की, ठीक है। द इक्तदार कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम हिज इक्ता टू मीट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग हिज ट्रूप्स एंड हॉर्सेस, ठीक है। ये हम एनालिसिस ज्यादा अच्छे से कर चुके हैं, यहां पर इसने ऊपर से निपटा दिया, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा है वहां पर, ओके। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन इसके ससुर जी के द्वारा स्टार्ट करी गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इसको कंप्लीट करा। तो देखो 2 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। और इल्तुतमिश जो है 26 साल का रूल करते करते 1236 अप्रैल में मर गया था। मर नहीं था, मेरी एक्स का बर्थडे भी इसी महीने आता है, हरामखोर लोग पैदा होते हैं इस महीने, ठीक है। रजिया, रजिया सुल्तान अब आई मेरी जान, 1236 से लेकर 1240 तक, बहुत सुंदर थी ये। अब एज द मोस्ट केपेबल सन ऑफ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश का सबसे काबिल बेटा रुकन उद्दीन फिरोज, रुकन उद्दीन फिरोज कह लो, रुकन उद्दीन फिरोज कह लो, ये मर चुका था। वरना इल्तुतमिश इसे ही बनाता सुल्तान। तो इल्तुतमिश ने, रुकन उद्दीन फिरोज तो था नहीं, तो रजिया सुल्तान को, अपनी बेटी को दिल्ली के तख्त पर बिठाया। रजिया एक बहुत ही ज्यादा काबिल और एक ब्रेव फाइटर थी, लेकिन मुश्किल भरी कठिनाइयों की जिंदगी से, जमाने से गुजरना पड़ा, क्योंकि एक तो उस जमाने में औरत एक सुल्तान बन रही है, अनमैरिड, वो भी बाद में हो गई थी शादी, बट शी हैड अ टफ टाइम विद द टर्किश नोबल्स, क्योंकि वो नॉन टर्किश नोबल्स पे ज्यादा ट्रस्ट करती थी। और नॉन टर्किश नोबल्स का सिलसिला मैं आपको बता चुका हूं, याद है ना, वो मोहम्मद तुगलक के टाइम पे बार बार को, हजाम को, इसको उसको बना देता था, क्योंकि बाहर से ट्रस्ट की होती। मैंने बताया था ना, उस जमाने में कंसोलिडेशन एक बहुत बड़ी चीज थी। शी ऑल्सो फेस द सिचुएशन ऑफ फिरोशियस मंगोल, इसको भी मंगोलों का सामना करना पड़ा, जो कि पंजाब की भूमि तक घुसे चले आए थे इसके तख्त को हिलाने। अब दिक्कत क्या होती है,
हमेशा मेरा मन किलसता है एक बात पे कि जो एक्सट्रीमली सुंदर बंदियां होती है ना, उनके बगल में हमेशा एक सुअर जैसी शक्ल का एक उनका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड खड़ा रहता है हमेशा, कि जो किसी काबिल नहीं है, लेकिन हमें देख कर दुख होता है भाई कि मुझ में क्या कमी थी जो उसको चुन लिया। मेरे लिए भी रख ले थोड़ा सा करवा चौथ प्लीज। अब एक औरत की खासियत यह होती है, तुम उसको जितना मर्जी इंप्रेस कर लो, ये कर लो वो कर लो, नहीं, एक औरत ट्रस्ट हमेशा उसी बंदे पे करती है जिसका दिल साफ होता है। यह औरत की खास बात है। तो इसने नोबल्स, उस जमाने के हाई फाई अलग अलग एरिया के गवर्नर्स, इनको हटाकर उसने एक इथोपियन स्लेव पे भरोसा करा, जलालुद्दीन याकुत। इसको मैं याद कैसे रखता हूं इसका नाम, जैसे कंफ्यूजन हो जाती है तो मैं कहता हूं एक सुंदर बंदी हमेशा सुअर जैसे शक्ल के बंदे को, हस्बैंड को चूज करती है, तो ऐसे स्लेव, एक स्लेव को चूज करा, और ये देखकर सबकी तशरीफ जल गई, जलालुद्दीन। ये मेरा याद करने का तरीका, तुम अपना बना लो, मैं भाई मजे में पढ़ता हूं क्योंकि कहानियां बना बनाकर। रजिया मेड असुअर जैसे शक्ल के इथोपियन स्लेव को, और ये देखकर सबकी जल गई, जलालुद्दीन याकुत को अपना पर्सनल अटेंडेंट इसने रखा। और देखो ये लाइन, बस ये लाइन की कमी थी ना, जले पे नमक छिड़कने के लिए, स्टार्टेड ट्रस्टेड हिम कंप्लीटली। ऐसी तुम बंदी से बोलो ना तेरा बॉयफ्रेंड ऐसा सा है वैसा है, कैसे तू घूम रही है यार, शादी के एल्बम में क्या दिखाएगी अपने बच्चों को, यार तेरा बाप सुअर दिखता है यार, है, इसको डेट कर रही थी मैं। लेकिन बंदी जब एक बार किसी पे भरोसा करने पे आ गया ना, वो नहीं मानती फिर इतनी आसानी से, जब तक उसके मुंह पे भिगोकर जूता ना पड़े किसी से। दिस लेड टू अ रिवोल्ट ऑफ टर्किश नोबल्स, और उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चलती है, और बेचारी को मिट्टी के हवाले कर दिया जाता है 1240 में। अगले खतरनाक नेम के साथ स्लेव डायनेस्टी का सुल्तान आता है, जिसका कंधा और इरादा दोनों मजबूत होते हैं, गियासुद्दीन बलबन, 1266 से लेकर 1287 तक। रजिया के बाद 3 वीक रूलर्स रहे सक्सेशन में लगातार, जो कि दिल्ली के तख्त पर बैठे। उसके बाद एक काबिल सुल्तान आता है, गियासुद्दीन बलबन। बलबन ने सबसे पहले तो इसने देखा मेरे खिलाफ पंचायतें कौन कर रहा है, कौन है वो, बुलाओ सब हरामखोरों को। इसने, इसको पता लगा अपने स्पाई से, सर ये जो चहलगानी है ना, ये जो 40 बंदे हैं, ये ना अपने आप को ऐसा समझते हैं कि सुल्तान को इंस्टॉल भी यही करते हैं और अनस्टॉल भी यही करते हैं। तो इसने कहा कोई बात नहीं, इन्हीं को अनस्टॉल कर देते हैं। ही अबॉलिश द 40 सिस्टम, द चहलगानी सिस्टम, क्योंकि ये इसके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। बलबन को इस चीज की भनक थी। क्वेश्चन क्या बन सकता है, स्टार्ट किसके टाइम पे हुआ चहलगानी सिस्टम, इल्तुतमिश के टाइम पे। खत्म किसके टाइम पे हुआ, क्या रजिया सुल्तान, नहीं, बलबन के टाइम पे। इसने एक डिपार्टमेंट बनाया गुप्तचरों का, कि इंटेलिजेंस को गैदर करा जाए अबाउट कौन कौन हमारे खिलाफ, मेरे खिलाफ, मेरे नोबल्स के खिलाफ, मेरे इंपॉर्टेंट पर्सन के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रच रहा है। जब मैं बिनते दिल कर रहा हूं रात को, तो कौन जाकर मेरी बीवी को बता रहा है कि ये नाच रहे थे बंदियों के साथ। एंड द ट्रबल मेकर्स अगेंस्ट हिज रूल, ही डेल्ट विद इनसबऑर्डिनेशन एंड डिफाइंस ऑफ रॉयल अथॉरिटीज टर्ली, यानी कि फॉर एग्जाम्पल, मतलब वही बड़े बड़े शौक के, जो भी मेरा कहना नहीं मानेगा, जो भी मुझे सलाम नहीं करेगा, नजरें झुकाकर मुझसे बात नहीं करेगा, उसको मैं चंबल छोड़ूंगा। एक बंदा था, मतलब चंबल छोड़ूंगा ये मैं कह रहा हूं, आप फाउंडेशन कोर्स के बच्चे मेरी भावना समझ सकते हैं, यहां पर कोई चंबल का जिक्र नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। अशप्रीत, डू नॉट गेट कंफ्यूज कि चंबल कहां है या चंबल नदी का जिक्र कहां है, चंबल बताने का तरीका है, ठीक है। तुगरल खान, तुगरल खान ये प्रोविंशियल गवर्नर था बंगाल के अंदर, हु रेज द बैनर ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट बलबन। इसने बलबन के खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसके खिलाफ रिवोल्ट खुले आम लॉन्च कर दिया, ठीक है। इसको कैप्चर करा गया और सर धड़ से अलग कर दिया गया। बलबन काफी ज्यादा ना रूथलेस था, दया भावना नहीं थी उसकी किस चीज में, जब वो एनिमीज के साथ डील करता था। लाइक मियोज ऑफ मेवात, मेवत, ये एक मुस्लिम राजपूत राजपूत कम्युनिटी थी, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से काफी ज्यादा, मतलब अच्छे खासे बलबन के स्टेबल रूल में ना दखल अंदाजी पैदा कर रही थी इनकी कम्युनिटी। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात जानो जिससे क्वेश्चन बन सकता है,
मंगोल का खतरा, मंगोल का खतरा, मंगोल का खतरा, ये तो पूरी दिल्ली सल्तनत की पहचान है। इंपॉर्टेंट चीज क्या बन सकता है क्वेश्चन, अगर मेरे जैसा एग्जामिनर हुआ तो। Balban, however, took care to maintain cordial relationship with the Mongols. He obtained from हुलागू खान, ये ग्रैंडसन था, पोता चंगेज खान का, और मंगोल वाइसरॉय इन ईरान, की एश्योरेंस, इसको मिली एश्योरेंस उनसे जब अच्छे रिलेशन से मेंटेन करे, कि तुम सतलज के आगे इंडिया में कभी भी मत आना जब तक मेरा रूल चल रहा है। रवि ब्यास सतलज वाली सतलज है ये, डोंट वरी, इंडस रिवर सिस्टम की बात हो रही है कि तुम नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से इसके आगे मत चले आना। वहां पे तुम्हें जो पसंद आ रहा है, जो बंदा जो बंदी पसंद आ रही है, कोई भी रिसोर्स पसंद आ रहे हैं, सबको उठा के ले जाओ उसके पीछे, नदी को उठा के ले जाओ, तुम अपने घर में रख लो, जाओ, इसके आगे मत आइए। ये इसका मकबरा है। अपने इरादे मजबूत रखो, वरना बहुत जल्द इसमें दफन हो जाओगे तुम लोग भी। बलबन ने किले बनवाए अपने एम्पायर को गार्ड करने के लिए, वही फोर्ट्रेसेस जो हमने पढ़े थे एनसीईआरटी में, मंगोल अटैक से बचने के लिए। इसने पेट्रोनाइज करा एक फेमस पर्शियन पोएट को। तो देखो, मैंने बताया था आपको अमीर खुसरो के बारे में एक चिट्ठा बनाना। पर्शियन पोएट अमीर खुसरो, और अमीर खुसरो तो हमें पद्मावत मूवी के अंदर और अलाउद्दीन के एम्पायर में भी देखने को मिलता है, जलालुद्दीन के टाइम पे भी देखने को मिलता है। बलबन की मृत्यु हो जाती है 1287 में। बलबन का बेटा था कैकुबाद, कैकुबाद, ये वीक था, अगेन गर्दन और इरादे मजबूत नहीं। 1290 में मलिक जलालुद्दीन खिलजी, जो कमांडर था इसकी आर्मी का, उसने अज्यूम करा कि सुल्तान का खास एक ऑफिस उसने अपनाया, जिसको उस टाइम पे बोल जाता था नायब। और आज के टाइम में पोस्ट होती है ना एमपीपीएससी यूपीपीएससी में, नायब तहसीलदार, तुमने सुना होगा। डेप्यूटी बना सुल्तान का, बना सुल्तान का बायां हाथ, और इसने किंगडम रूल करा कैकुबाद के नाम में। अब ये चीज पता कैसी है, एक रनर के उल्टी सीधी जगह, ये बैट्समैन की उल्टी सीधी जगह लग गई है, और एक रनर हायर नहीं कर लेते कि तू मेरी जगह भागेगा, जब हम खेलते थे बचपन में, या फिर रियल में भी, कि मैं नहीं भाग पाऊंगा, मेरा घुटना टूट गया है या कुछ और टूट गया है, ये भागेगा मेरी जगह। तो यही चीज है कि मतलब सुल्तान का किताब तो कैकुबाद के पास है, लेकिन वीक है बेचारा, कमजोर है, बुजदिल है, गर्दन इराजे इतने मजबूत नहीं है। तो जलालुद्दीन खिलजी, मलिक जलालुद्दीन खिलजी, इसने नायब का ऑफिस अज्यूम करा कि मैं सुल्तान का डेप्यूटी बनूंगा और किंगडम इसके नाम में रूल करूंगा। लेकिन कुछ कुछ इरादे मेरे जैसे होंगे कि भैया फालतू में थोड़ी ना तेरा रनर बनूंगा, जब वापस आऊंगा रन लेकर और मैच जीतेंगे, दूसरे पैर में बैट मारूंगा और तेरे को लंगड़ा कर दूंगा, और उसके बाद आई विल बी द सुल्तान। देन वन डे जलालुद्दीन ने अपने ऑफिसर्स को भेजा और कैकुबाद का मर्डर करवा दिया, मार दो उस बुजदिल को। और जलालुद्दीन बैठ गया तख्त पर, और इसके साथ ही शुरुआत होती है मलिक जलालुद्दीन खिलजी के साथ खिलजी सल्तनत की। स्लेव डायनेस्टी खत्म, नौकर तो नौकर की मौत ही मरेगा। स्लेव डायनेस्टी नौकर ही तो थे, मामलों की तो थे। अब शुरुआत होती है खिलजी सल्तनत की, 1290 से लेकर 1320 तक। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।